गरमपुरी नाम का गांव था। इसका नाम गरमपुरी इसलिए पड़ा था क्योंकि इस गांव में सूरज की तपती किरणें दूसरे गांवों से ज्यादा आती थी, जिस वजह से यहाँ गर्मी के समय अन्य गांवों से ज्यादा गर्मी होती थी। जहाँ सिर्फ एक ही दुकान थी, वो दुकान जमींदारनी की थी जो पंखे बेचती थी। एक दिन एक आदमी जमींदारनी की दुकान पर पंखा लेने आता है, जहाँ पर उसका चेला दक्ष बैठा हुआ था। अरे दक्ष भाई, अभी 3 महीने पहले ही तो आपके पास से पंखा लिया था और आज वो फिर से खराब हो गया। कितनी कोशिश की चलाने की, मगर बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा पंखा खराब हो गया है तो हाँ, एक काम कर सकता हूँ, एक नया पंखा खरीद लो मुझसे, मैं तुम्हें सबसे अच्छा पंखा दूंगा। यही कहकर तो आपने मुझे ये भी पंखा दिया था, मगर ये तो अभी खराब हो गया। भाई नया लोगे तो लो, वरना यहाँ से निकलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। वैसे भी गर्मी आने वाली है, पंखा नहीं लोगे तो तड़पती मछली की तरह तड़प जाओगे, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही जमींदारनी की दुकान है जहां पंखे मिलते हैं। वो आदमी सोच में पड़ जाता है और दक्ष से कहता है, लाओ भाई, अगर पंखा नहीं लिया तो गर्मी में मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे। वो आदमी दक्ष से पंखा खरीद लेता है, वो भी महंगे में, और घर चला जाता है। उसी शाम जमींदारनी अपनी दुकान पर आती है। बता दक्ष, आज कितने पंखे बिके हैं और कितने लोग आए अपने खराब पंखे लेकर? जी, कई सारे लोग आए थे अपने खराब पंखे लेकर, और मैंने खूब सारे पंखे बेचे आज। मानना पड़ेगा जमींदारनी जी, आपने मौके और समय का क्या खूब फायदा उठाया है। खराब पंखे बेचती हो नया कहकर। अब क्या करें, करना पड़ता है। अच्छे बेचूंगी तो ये लोग बार बार थोड़ी ना लेंगे मुझसे। जमींदारनी हर साल पंखे को ज्यादा पैसों में बेचा करती थी। इसी गांव में तरुण नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शेलू के साथ रहता था। एक दिन तरुण के घर का पंखा भी खराब हो गया, जिस पर उसकी पत्नी शेलू उससे कहती है, ये देखिए, तीसरे साल में तीसरी बार पंखा खराब हुआ है। शादी के समय तो बहुत कुछ कहकर लाए थे, घर की कहोगी तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज की तपती किरणें तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, और ये हाल बना रखा है। हर साल खुद को हाथ पंखे से ही हवा करनी पड़ती है। अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरे गांव का यही हाल है। सबके पंखे 7 महीने से ज्यादा नहीं चलते। मेरे पिताजी मुझे एसी में रखते थे और तुम्हारा पंखा साल पूरा होते ही खराब हो जाता है, मगर मैं ये गर्मी झेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रहना जो तुम्हारे साथ था। मगर कोशिश तो करो, आखिर पंखे के खराब होने का राज क्या है? बात तो सही कह रही हो तुम। चलो मैं पहले ये पंखा लेकर दुकान जाता हूँ ठीक करवाने। देखता हूँ, क्या पता शायद इस बार इसे ठीक करने के लिए कोई मान जाए। तरुण पंखा लेकर जमींदारनी की दुकान पर पहुँचता है और देखता है कि जमींदारनी भी अपनी दुकान में दक्ष के साथ मौजूद है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई नहीं देता कि तरुण वहां आकर खड़ा है। तरुण उनकी बातें सुनने लगता है। अरे, कैसा पंखा बेच रहा है? तुझे क्या कहा था मैंने कि अच्छे पंखों को अलग रख दे और लोगों के दिए गए खराब पंखों को थोड़ा मोड़ तोड़ कर वापस बेच दिया कर। अच्छे पंखे तो बस मैं अपने रिश्तेदारों को देती हूँ, ये गांव वालों को सिर्फ खराब पंखे ही बेचा करो। जी मालकिन जमींदारनी जी, मैंने वो गलती से बेच दिया, मगर चिंता मत कीजिए, पूरे 3 गुना पैसों में मैंने वो पंखा बेचा है। तरुण उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और जमींदारनी से कहता है, क्या आप लोग जानबूझकर खराब पंखे गांव में बेचते हैं? अब अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ। दक्ष, अंधे, ये यहाँ आकर खड़ा है और तुझे दिखाई भी नहीं दिया? मैडम जी, आपको भी तो ये नहीं दिखा। जमींदारनी जी, आपका भांडा फूट चुका है। अब ये सारी बातें मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगा। क्यों नहीं, जाओ बताओ, मैं भी देखती हूँ बताने के बाद गांव वाले क्या करते हैं। गर्मी का मौसम है और एक मेरी ही दुकान है जहाँ से पूरा गांव पंखे लेता है और ले सकता है, क्योंकि कोई और तो पंखे बेचता ही नहीं। हाँ, सही कहा मालकिन जी ने। जाओ जाओ, जिसे बताना है बताओ।
लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठाओ जमींदारनी जी, कहीं पलट कर किसी की हाय न लग जाए। जाओ यहाँ से, किसी की हाय यहाँ आएगी तो उसे हम बाय बाय कर देंगे। तरुण बिना नया पंखा लिए ही अपना बेकार पंखा लेकर वहाँ से निकल जाता है और खुद से ही बातें करता है। ये जमींदारनी सही तो कह रही थी, इतने साल हो गए हैं मगर हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे पंखे आखिर इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं और ये लोग उसे ठीक करने की बजाय नया खरीदने के लिए क्यों कहते हैं। तरुण खुद से ही बातें करते करते जा रहा था कि तभी उसे एक विदेश का वैज्ञानिक दिखाई देता है। वैज्ञानिक उसे देखकर पूछता है, हेलो, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तरुण गांव की समस्या और जमींदारनी के बारे में उस वैज्ञानिक को बताता है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक तरुण से कहता है, चिंता मत करो, मैं इस गांव में इतनी गर्मी क्यों हो रही है ये जानने के लिए आया था और इससे निपटने के लिए मैं एक ऐसा एसी बनाया है जो गर्मी में कपड़े बना देती है। मुझे एक जरूरी काम से अपने देश लौटना पड़ेगा, मैं वो एसी तुम्हें दे रहा हूँ, आओ मेरे पीछे आओ। वैज्ञानिक तरुण को अपने छोटे से लैब में ले जाता है जहाँ पर एक एसी रखी हुई थी जो एक साधारण एसी की तरह ही दिख रही थी। एसी दिखाकर वैज्ञानिक तरुण से कहता है, ये एसी अपने घर ले जाओ, इसमें तुम जो कपड़े पहनोगे वैसे ही कपड़े ये एसी बनाकर देगी, लेकिन ये तुम्हें हमेशा ठंडा रखेगी, इतना ठंडा कि गर्मी में भी सर्दी महसूस होगी। सच में? सच में, मैं तुम्हें इसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने देश वापस जल्दी जाना है। मेरे बिल्ली ने मेरे रिमोट के बटन खा लिए हैं इसलिए। क्या? कुछ नहीं, बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जहाँ लगाना चाहो लगा लो, फिर इसमें से कपड़े बाहर निकाल सकते हो। तरुण एसी लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी शेलू को बताता है। उसकी पत्नी शेलू उससे कहती है, ओ जी, इसे चालू करके देखिए, क्या पता सच में कोई कपड़े निकल आए। वैसे भी इस एसी के रिमोट पर सिर्फ एक ही बटन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई हवा आएगी भी। तरुण एसी चालू करता है। जैसे ही वो एसी चालू करता है, एसी से एक किरण आकर तरुण को स्कैन करती है और एसी से जहाँ से हवा आती है वहाँ से कपड़े निकलते हैं। बस उन कपड़ों के आगे एक बड़ा सा चांद बना हुआ था। इस एसी ने तो वाकई में एक टी शर्ट निकाल दी। जल्दी से इसे पहन कर देखिए। तरुण जल्दी से वो शर्ट पहन लेता है। जैसे ही वो शर्ट पहनता है, उसे आराम और ठंड महसूस होने लगती है, मानो जैसे गर्मी हो ही नहीं रही हो। आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। तुम भी अपने लिए इसमें से कपड़े निकाल लो। मैं ही क्यों, पूरा गांव अब कपड़े निकालेगा। देखना मैं कैसे जमींदारनी का धंधा चौपट करती हूँ। अगले दिन शेलू और तरुण एसी को लेकर एक दुकान खोलते हैं और गांव वालों को वो एसी के कपड़े बेचने लगते हैं। धीरे धीरे गांव वाले पंखा खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि अब उनके पास एसी के कपड़े थे। एक दिन जमींदारनी दक्ष से आकर पूछती है, क्या हुआ, धंधा क्यों नहीं चल रहा है? गर्मी का समय चल रहा है और तू एक भी पंखा नहीं बेच पा रहा। दक्ष एसी कपड़ों की सारी बातें जमींदारनी को बताता है, जिसे सुनकर जमींदारनी कहती है, तो ये बात है। जी मालकिन, और मैंने ये भी देखा है कि ये तरुण उस एसी को आराम से कहीं भी लगा देता है और आराम से उठा भी लेता है। तो बस अब हमें सिर्फ वो एसी चुरानी होगी। जमींदारनी एसी को चुराने की योजना बना लेती है। एक दिन सुबह सुबह जब तरुण अपनी दुकान खोल ही रहा था कि दक्ष तरुण की दुकान पर आता है। अरे भाई तरुण, तुम्हारी पत्नी शेलू का पैर फिसल गया है और वो तुम्हें याद कर रही है। क्या? कैसे? मैं अभी जाता हूँ। तरुण ये खबर सुनकर अपनी पत्नी शेलू के पास जाने लगता है और जमींदारनी वहाँ आ जाती है। वाह, क्या योजना बनाई थी मैंने। वाह, क्या नाटक किया मैंने। मालकिन के साथ रहने का कोई तो फायदा हुआ। चुप, जल्दी अब ये एसी निकाल और चल मेरे घर लेकर। दक्ष एसी निकालने लगता है, मगर वो देखता है कि इस एसी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मालकिन, इस पर कुछ लिखा हुआ है, एंटी थीफ।
कुछ एंटी थेफ्ट लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं? चलो अब इसे जल्दी लेकर निकलो। वे लोग एसी चुरा कर जमींदारनी के घर पहुंचते हैं और एसी को दीवार पर लगा देते हैं। मालकिन, चालू करें? बिल्कुल, चालू किया जाए। दक्ष एसी चालू करता है। उसमें हूबहू उनके जैसे दिखने वाले कपड़े होते हैं, मगर इस बार चांद की जगह उसमें सूरज लगा हुआ होता है। जमींदारनी और दक्ष दोनों ही नए एसी के कपड़े पहन लेते हैं, मगर उन्हें ठंड के बजाय गर्मी लगने लगती है। अरे, इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है। रुको, मैं ये कपड़े उतार कर आती हूँ। मालकिन, ये कपड़े नहीं निकल रहे, ये अटक गए हैं हम पर। ये एंटी थेफ्ट की वजह से हुआ है। अब हमें इसे वापस तरुण को देना होगा। दोनों एसी लेकर तरुण की दुकान पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। वहाँ पर शेलू भी खड़ी होती है। क्या हुआ? लूट कर दिल नहीं भरा तो झूठ और चोरी पर उतर आए आप लोग? नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। बेटा, माफ कर दे, बहुत गर्मी हो रही है। सिर्फ एक शर्त पर हम आपको माफ करेंगे। मैं सब मानने को तैयार हूँ। गांव को सारे अच्छे पंखे दे दो और गांव छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। ठीक है, मंजूर है। तरुण दोनों को माफ कर देता है। ये कहानी सतना गांव की है, जहां बद्री नारायण ने एक समय बिजली के पेड़ की स्थापना की थी। उस वक्त वृक्ष देवता आकर सतना गांव में बिजली का पेड़ और बिजली का वरदान देकर चले गए थे। उस गांव में वरुण और उसके कई सारे साथी भी रहा करते थे। गांव से बिजली की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन गुड्डू और उसकी पत्नी आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सतना गांव में गर्मी का कहर बहुत बढ़ चुका था। गांव के नदी, तालाब सब कुछ सूख चुके थे। इतनी गर्मी है गांव में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। अब क्या करें जी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य देव हमारे गांव के आसपास ही हैं। इतनी गर्मी कैसे झेलेंगे हम? चलो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबह मटके और मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने जाना है। गुड्डू रात भर जागकर मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है। सुबह से इस तपती धूप में खड़ा हूँ, ना कोई मटका बिका है और ना कोई मूर्ति। गुड्डू पूरी दोपहर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं बिका और वो थक हार कर घर की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ पर उसे बद्री नारायण पंडित जी मिले। गुड्डू, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या, बड़े थके थके लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं पंडित जी, मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। ना कोई मटका बिका है और ना ही कोई मिट्टी के खिलौने। मैं तुम्हारी दशा बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात तो गुड्डू बद्री नारायण पंडित जी के यहाँ से खाना लाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खा लेता है। आज तो हमने पंडित जी के यहाँ से खाना खा लिया, लेकिन हम कल क्या करेंगे? आप कल की चिंता मत कीजिए। मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की तरफ जाता है। ये मेरा आखिरी दिन है। मैं इन मिट्टी के बर्तनों को यहीं फेंक दूंगा। गुड्डू अपने मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के लिए निकल पड़ता है। उतने में ही वहाँ पर एक व्यक्ति एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेटकर गुड्डू को दिखाई देता है। इतनी गर्मी में ये आदमी भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? और ये तो हमारे गांव का वरुण है, जो बिजली के तार बेचते हुए पकड़ा गया था। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू! अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। इस ठेले पर एसी रखा हुआ है। लेकिन इसमें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे खरीद कर लाते। मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें इसका अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। वरुण उस एसी को गुड्डू के पास ही छोड़कर चला जाता है, पर गुड्डू उस एसी को देखकर सोचने लगता है। ये एसी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसे अपने गांव लेकर जाता हूँ। वहाँ लेकर जाने से कम गांव वाले देखेंगे तो सही
कि एसी किस चिड़िया का नाम है। वरुण उस खराब एसी को अपने गांव ले जाता है और उसी बिजली के पेड़ के पास रख देता है। एसी रखते ही सारे गांव वाले वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और गुड्डू से पूछने लगते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लेकर आए हो गांव में। ये करता क्या है? ये एक एसी है। इसे घर में लगाने से ठंडक आती है। अगर ऐसा है तो इसे इस पेड़ पर लगा दो, गांव में भी ठंडक आ जाएगी। फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर बनाने की कोशिश करता हूँ। गुड्डू उस खराब एसी को अपने घर ले गया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देर रात हो चुकी थी। अचानक वो एसी रोशनी से चमक उठा और उसमें से तेज रोशनी आ गई। उस चमकती हुई एसी को लेकर वो उसी बिजली के पेड़ के पास जाता है। अरे देखो, ये एसी चमक रही है। इसे कुछ हो गया है। आ जाओ, आ जाओ, सब कोई आ जाओ। सारे गांव वाले उसी बिजली के पेड़ के पास जमा हुए और देखा कि वहाँ गुड्डू उस चमकते हुए एसी को लेकर खड़ा है। गुड्डू उन्हें सारी बातें बताता है। तब बद्री नारायण पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं, ये कोई चिंता की बात नहीं है। ये जरूर प्रकृति देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वही अंधविश्वास की बातें। वरुण के इतना कहते ही बिजली का पेड़ चमकने लगता है और वृक्ष देवता प्रकट होकर कहते हैं, इस चमत्कारी एसी से पूरे गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस मिट्टी के एसी को इस बिजली के पेड़ में जोड़ दो। ये काम एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। हमारे गांव में मिट्टी का सबसे अच्छा कारीगर सिर्फ गुड्डू ही है। इस पेड़ की मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो, जिससे इस गांव की सारी समस्या चली जाएगी। इतना कहकर वृक्ष देवता वहाँ से अदृश्य हो गए। गुड्डू जाकर अपनी मिट्टी के हुनर से हूबहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है। मिट्टी की एसी तैयार है। भगवान के कहने मुताबिक बिजली के पेड़ में लगा दिया है। क्या पता कुछ अनोखा हो जाए। गुड्डू मिट्टी का एसी उस बिजली के पेड़ में लगा देता है। अब देखना, मेरे प्रभु की कृपा देखना। इस मिट्टी के एसी से हमारे गांव में सारी समस्या ठीक हो जाएगी। मिट्टी के एसी के पेड़ में लगते ही गांव में ठंडी लहर दौड़ पड़ती है, मानो गांव में बर्फ की बारिश हो रही हो। पूरे गांव में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गांव के सूखे हुए तालाब में बर्फ जम जाता है। गांव के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है। ये देखो, हमारे गांव का कुआं भी भर गया। अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुई ना बात। प्रभु की कृपा अपरंपार है, बस किसी की इसको नजर न लगे। गांव वाले सुखी सुखी रहने लगे थे। मिट्टी की एसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकुओं को हजम नहीं हुई। उन्होंने षड्यंत्र रची। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सतना गांव में ही बर्फबारी हो रही है, सब खुश हैं और हम हैं कि यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं। सही कहा तुमने। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादुई मिट्टी की एसी उन्होंने गांव में लगाई हुई है। क्यों ना उसे चलकर चुराया जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? दोनों डाकू मौका मिलते ही गांव में चले आते हैं और मिट्टी के एसी को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। मिट्टी के एसी के जादू की वजह से वो दोनों बर्फ के बन जाते हैं। ठंड ठंड ठंड, आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा। और मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा। हमें आजाद करो। सारे गांव वाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें बर्फ का बना देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा मजा आया।
और इसी तरह मिट्टी की एसी की मदद से सब लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेत में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अजय अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ अजय, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। घर संभालूं कि खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं कि गैस ठीक कराऊं। सोच रहा हूँ कि एक चूल्हा बना लूं मैं अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। अजय चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है। एक रात को अजय खेत से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है। भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी। अजय रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी होती है। अजय हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। अजय खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और सब्जियां बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे में ही रखी होती है। अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में हर रोज खाना बांटते हो? कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे घर। देखो, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इसमें जब तुम खाना बनाओ तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाके खत्म होता है खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। माला माल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही पैसे आते हुए देख जय लालची बन गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो दो चूल्हे से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना के देखो, क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे की लकड़ियों में आग लगती है वो चूल्हा आग से फट जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूल्हा बनाया। कल फिर से बनाना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जय को गुस्सा आ गया
और उसने अजय पर चिल्ला दिया। एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया, एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना। ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो तुम। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजय ना तो लालची था, ना तो अपने पैसे जय से छुपाना चाहता था। उसने सोचा वो फिर से एक चूल्हा बनाएगा, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो पहला चूल्हा जय को देकर खुद खेती को लौट जाएगा। अजय ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा बनाया और होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे सपनों पे पानी फेर देगा। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाके पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह, अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा उठो। हाँ क्या हुआ? जय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या? जय का पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया। बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की किस्मत पे हंस रहा हूँ। वो क्यों? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने घर ले गया था, उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे विश्वास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हों की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है।